हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं गणित का सीधा और प्रतिलोम समानुपात का प्रश्नावली 11.2। तो इस प्रश्नावली में हम प्रतिलोम अनुपात के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिलोम अनुपात होता क्या है? दो राशियां इस प्रकार भी परिवर्तित हो सकती हैं कि यदि एक राशि में वृद्धि हो और दूसरी राशि में कमी हो तथा एक के कमी होने पे दूसरी पर वृद्धि हो। तो क्या होता है प्रतिलोम अनुपात? जब एक राशि बढ़े और वहीं पे दूसरी राशि क्या हो, घटे, तो ऐसा अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिलोम अनुपात कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है, जब किसी काम पर अधिक व्यक्ति लगाए जाते हैं तो वह काम कम समय में पूरा हो जाता है ना। इसी तरीके से यदि चाल बढ़ा दी जाए तो एक निश्चित दूरी तय करने में कम समय लगेगा, है ना। मतलब अगर चाल बढ़ जाए, गति बढ़ जाए तो क्या होगा, समय कम लगेगा, और गति अगर घट जाए तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना। मतलब एक के बढ़ने पे दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक और है उदाहरण। आप देखेंगे कि यदि प्रत्येक पुस्तक के मूल्य में वृद्धि हो और फंड निश्चित हो, मतलब आपके पास जो है पैसे निश्चित हैं और उसमें से आपको किताब खरीदनी है, तो अगर पुस्तक का जो है मूल्य बढ़ जाए तो आप क्या हो जाएगा, आपके पास जो पुस्तक खरीदने की संख्या है वो कम हो जाएगी, मतलब पुस्तकों की संख्या कम हो जाएगी, है ना। मतलब पुस्तक का जो है मूल्य बढ़ जाने से पुस्तकों की संख्या घट जाएगी, है ना, उतने पैसों में। यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, यदि हम प्रत्येक पुस्तक के मूल्य को रुपए को x तथा खरीदी गई पुस्तकों की संख्या को y से निरूपित करें तो जब x में वृद्धि होती है तब y में कमी होती है ना। और विलोमता, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इनका गुणनफल अचर रहता है। हम कह सकते हैं कि x y के साथ प्रतिलोम रूप से विचरण करता है ना। कैसा करता है? प्रतिलोम रूप से, मतलब x के बढ़ने पे y घटेगा और y के बढ़ने पे x घटेगा, है ना। तथा y x के साथ प्रतिलोम रूप से विचरण करता है। इस प्रकार की दो राशियां x और y प्रतिलोम समानुपात में विचरित कही जाती हैं यदि उनके बीच x y बराबर k है के साथ प्रकार कोई संबंध हो जहाँ k एक अचर राशि है। यदि x के मान को x1 x2 के लिए और y के संगत मान क्रमशः y1 y2 y3 ऐसे हों, तो जो सूत्र बनेगा हमारा प्रतिलोम अनुपात के लिए वो क्या बनेगा, x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक है, अर्थात क्या बनेगा, x1 अपॉन x2, x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x और y प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, इसको एक बार और समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि x के बढ़ने पे जो y कैसा है, प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात का मतलब x के बढ़ने पे y क्या होगा, घटेगा, है ना। तो प्रतिलोम अनुपात ऐसे लिखा जाता है। अब जब अनुपात का प्रतिलोम का चिन्ह हटता है ना, अनुपात का चिन्ह हटता है तो वहाँ पे क्या लग जाता है, बराबर का चिन्ह, और एक क्या लग जाता है, अचर राशि लग जाती है ना। अब ये y इधर गुणा हो जाएगा किसके साथ, x के साथ, तो एक्स वाई बराबर k हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पहले ही पता है कि जो है x की राशियों को हम क्या मानते थे, x1 x2 x3 x4 x5, है ना, x6। ऐसे ही y की राशियों को क्या मानते थे, y1 y2 y3 y4 y5, है ना, y6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, x1 y1
बराबर है x2 y2 के, बराबर है x3 y3 के, बराबर है x4 y4 के। ठीक है, और ये सब बराबर है किसके, k के, है ना। तो हमारा जो है प्रतिलोम अनुपात के लिए सूत्र क्या है, ये वाला है। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात के लिए सूत्र क्या है हमारा, x1 बराबर x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक है, आते हैं उदाहरण नंबर 7 में। एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी प्रकार केवल 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, एक तो समय दिया हुआ है और पाइपों की संख्या दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पाइप की संख्या, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, समय। ठीक है, समय को किस में लिख लेते हैं, मिनट में। ठीक है, मिनट में। ठीक, तो पाइपों की संख्या कितनी थी, 6, और 6 पाइपों में कितना समय लग रहा था, 1 घंटे 20 मिनट। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 20 और जोड़ दो तो कितने मिनट हो गए, 80 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में 1 घंटे 20 मिनट में कितने मिनट हुए, टोटल 80 मिनट हो गए। ठीक है, अब है 5 पाइप, तो 5 पाइप में कितना समय लग रहा है पता नहीं, तो उसको y मान लो। ठीक है, अब आप देख रहे हो हमको क्या पता चल रहा है सवाल पढ़ने से, कि अगर पाइप की संख्या ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, और पाइप की संख्या कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। मतलब ये कैसा है अनुपात, प्रतिलोम अनुपात है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह कैसा है, प्रतिलोम अनुपात है। तो इसका सूत्र क्या था, x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक है, x1 का मान कितना है, 6, y1 का मान कितना है, 80। ठीक है, x2 का मान कितना है, 5, और y2 का कितना है, y। ठीक है, गुणा, ये 5 गुणे में है y के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 6 गुणे 80 बटे में 5 बराबर y। तो यहाँ से क्या निकला, y बराबर, इस 5 को काट लो 80 से, कितनी बार में कटेगा, 5 एकम 5। ठीक है, और 5 छक्का 30। तो यहाँ से क्या मिला, 6 गुणे 16। अब 16 छक 96। ठीक है, कितना होता है, 96, है ना। तो 5 पाइपों में कितने मिनट में टैंक भरेगा, 96 मिनट में भरेगा। ठीक है, और इसी 96 मिनट को अगर हम घंटों में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 96 को घंटों में क्या लिखेंगे, 60 मिनट में 1 घंटा होता, मतलब 1 घंटे, और 60 मिनट अगर इससे माइनस कर दो तो कितना बचा फिर, 36 मिनट, है ना। तो 1 घंटे 36 मिनट में। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, या तो भाग 60 से कर दो, तो भी आ जाएगा आपका 1 घंटे 36 मिनट, है ना। अब है उदाहरण नंबर 8। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो यह भोजन की सामग्री कितने दिन चलेगी, है ना। पहले 100 विद्यार्थी थे तो 20 दिन का खाना था, अब 25 और आ गए, मतलब ज़्यादा विद्यार्थी आ गए तो क्या हो जाएगा, खाना कम पड़ जाएगा, है ना। ठीक है, मतलब एक के बढ़ने से दूसरी जो चीज़, एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि घट रही है, तो ये प्रतिलोम समानुपात का है ना। तो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है ना, तो पहले वो लिख लेते हैं।
विद्यार्थी की संख्या। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? दिनों की संख्या। ठीक है, तो पहले विद्यार्थी 100 थे, तो दिन कितने थे? 20। अब विद्यार्थी कितने हो गए हैं? 125, है ना। 100 में 25 और जुड़ गए, 25 और आ गए थे ना। ठीक है, और दिन कितने हो गए हैं? तो उसको y मान लो। तो अब हमको सवाल के अनुसार पता है कि यह कैसा है, यह प्रतिलोम अनुपात है। तो प्रतिलोम अनुपात का सूत्र कहता है x1 y1 बराबर होता है x2 y2 के। ठीक है, तो x1 का मान कितना है यहाँ पे? 100। x2 का मान कितना है? 20। ठीक है, x1 का मान कितना है? 100। y1 का मान कितना है? 20। x2 का मान कितना है? 125। और y2 का मान कितना है? y, है ना। तो y के साथ ही 125 गुणे में दूसरे साइड आके क्या हो जाएगा? भाग में। तो 100 गुणे 20 बटे में 125 और बराबर में y। ठीक है, तो क्या करेंगे? काटो। 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। ठीक है, फिर ये 5 से कटा, 5 चौक 20। तो y का मान कितना आ गया? 4 चौको 16। तो कितने दिन का खाना बचेगा? 16 दिन का। ठीक है, अब है उदाहरण नंबर 9। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिक लगेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? श्रमिक की संख्या दी हुई है और समय दिया हुआ है ना। ठीक है, तो लिख लेते हैं घंटों की संख्या बटे श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कितने घंटे लग रहे थे? 48 घंटे लग रहे थे। कब? जब 15 श्रमिक थे। ठीक है, अब तो इस बार घंटों की संख्या कितनी है? 30। ठीक है, और श्रमिक कितने हैं पता नहीं, तो उसको y मान लिया हमने। अब सीधी सी बात है, किसी काम को करने के लिए अगर आदमी बढ़ जाएंगे तो वह कार्य जो है कम समय में हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि घट रही है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब सवाल के अनुसार, यह प्रतिलोम अनुपात है। तो क्या होगा? सूत्र क्या है? x1 y1 बराबर है x2 y2 के। ठीक है, तो x1 का मान कितना है? 48। ठीक है, y1 का मान कितना है? 15। ठीक, x2 का मान कितना है? 30। और y2 का मान है y। अब ये y के साथ 30 गुणे में उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। तो 48 गुणे 15 बटे में 30 बराबर है y। तो 15 से ये 30 कट गया 2 बार में। ठीक है, और 2 से ये 48 कट गया 24 बार में। तो y का मान कितना आ गया? 24। तो कितने श्रमिक लगेंगे? 24 श्रमिक लगेंगे। अब आते हैं प्रश्नावली 11.2 में। पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है? प्रतिलोम अनुपात का मतलब एक राशि बढ़ने पे दूसरी राशि क्या हो? घटे। ठीक है ना। तो पहला सवाल है, किसी कार्य में लगे व्यक्ति की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय बताओ। अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो कार्य में लगने वाला समय क्या होगा? कम होगा। मतलब ये प्रतिलोम समानुपात है ना। पहला वाला है सही। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोल रहा है?
एक समान चाल से किसी यात्रा के लिए लिया गया समय और तय की गई दूरी। मान लो एक गाड़ी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो अगर वो हमेशा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, ठीक है, तो अगर ज़्यादा समय तक चलेगी तो ज़्यादा दूरी तय करेगी, सीधी सी बात है ना। मतलब समय जो है, और समय के बढ़ने पे क्या हो रहा है, दूरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। ठीक है, मतलब एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि भी बढ़ रही है, तो ये कैसा अनुपात होगा, प्रतिलोम अनुपात तो नहीं होगा ये। तो ये कैसा अनुपात होगा, सीधा समान अनुपात होगा, है ना। तो ये वाला प्रतिलोम अनुपात नहीं है। फिर आते हैं तीसरा, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल सेम है दोनों चीज़ें। क्षेत्रफल में जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसकी काटी गई फसल भी उतनी ही होगी, ज़्यादा होगी ना। तो एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि भी बढ़ेगी, तो ये भी क्या है, प्रतिलोम अनुपात नहीं है ना। प्रतिलोम अनुपात में एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि घटनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे दोनों बढ़ रही हैं। फिर चौथा है, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। वाहन की चाल और समय, तो अगर वाहन की चाल बढ़ेगी तो समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। निश्चित दूरी है क्योंकि यहाँ पे, है ना। अगर तेज़ जाओगे, मान लो आप अपने स्कूल से घर जा रहे हो, तो अगर आप दौड़ के जाओगे तो जल्दी पहुँचोगे, मतलब समय कम लगेगा, और पैदल जाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा। मतलब एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि क्या हो रही है, घट रही है ना। और एक राशि के दूसरी राशि के बढ़ने पे पहली वाली राशि घट रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक राशि के बढ़ने पे दूसरी क्या हो रही है, घट रही है ना। तो मतलब ये प्रतिलोम अनुपात का उदाहरण है, तो ये वाला सही है। अब पांचवें पे आते हैं, किसी देश की जनसंख्या प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। जो भूमि का क्षेत्रफल है वह जनसंख्या पे निर्भर करेगा। मतलब अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि का क्षेत्रफल हर एक व्यक्ति को क्या होगा, कम कम मिलेगा, है ना। इसको कैसे समझ सकते हो कि अगर किसी पिता के दो बच्चे हैं और किसी पिता का एक बच्चा है, तो जिस पिता का एक बच्चा है उसको ज़्यादा ज़मीन मिलेगी और दो बच्चों में आधी आधी ज़मीन बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, मतलब जो है जनसंख्या बढ़ने पे प्रति व्यक्ति की भूमि का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाता है ना। तो एक राशि बढ़ने पे दूसरी राशि भी क्या हो रही है, घट रही है ना। प्रतिलोम अनुपात का उदाहरण है। अब आते हैं सवाल नंबर 2 में, एक टेलीविज़न गेम शो में 1 लाख की राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली राशि की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो क्या होगा, अभी हमने पिछले वाले सवाल में पढ़ा कि अगर लोग बढ़ जाएंगे तो उनको मिलने वाली चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे भी घटेगी ही, है ना। मतलब क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। तो जब एक था तो 1 लाख रुपए मिल रही है, जब दो हो गए तो सब दोनों को 50-50 मिलेगी, तो 4 हो जाएंगे तो कितने मिलेगी, तो लिख लेते हैं, जब विजेता 4 हों तब क्या हो जाएगा, 1 लाख को किससे भाग देना पड़ेगा, 4 से, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 25,000। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या है, जब विजेता 5 हों तब कितना होगा, 1 लाख को किससे भाग देंगे, 5 से, तो कितना आएगा, 20,000। ठीक है,
फिर जब विजेता कितने हों, जब विजेता 8 हों तब क्या होगा, तब 1,00,000 को किससे भाग देना पड़ेगा, 1,00,000 को 8 से भाग देना पड़ेगा, है ना। तो कितना आएगा उत्तर इसका, 12,500। ठीक है। अगर जब विजेता कितने हों, जब विजेता 10 हों तब कितना आएगा, तब 1,00,000 में 10 का भाग देंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10,000, है ना। और जब विजेता कितने हो जाएं, जब विजेता 20 हो जाएं तब क्या करना पड़ेगा, 1,00,000 को किससे भाग देना पड़ेगा, 20 से। तो कितना उत्तर आएगा, 5,000 रुपये। ठीक है। और आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे राशि क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि घट रही है। मतलब ये कैसा है, प्रतिलोम अनुपात है ना। ठीक है, जिसको हम और क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं ना। क्या कह सकते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं। ठीक है ना। अब है सवाल नंबर 3। रहमान तीलियों या डंडों का प्रयोग करके एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि कहीं भी क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच के कोण बराबर हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तीलियों की संख्या दी हुई है, क्रमागत तीलियों एक युग्म के बीच का कोण दिया हुआ है। ठीक है, 4 तीलियां हैं तो 90 अंश का कोण बन रहा है, 6 तीलियां हैं तो 60 अंश का, 8 तीलियां होंगी तो कितने अंश का बनेगा, 10 तीलियां होंगी तो कितने अंश का, और 12 तीलियां होंगी तो कितने अंश का बनेगा। ठीक है, इस सारणी को पहले बनाना है, फिर कुछ सवाल हैं उसको देखेंगे। जैसे पहला सवाल है, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जब तीलियों की संख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोण का जो मान है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि क्या हो रही, घट रही है ना। तो प्रतिलोम समानुपात है। 15 तीलियों वाले पहिए में के क्रमागत तीलियों में किसी युग्म के कोण का परिकलित कीजिए। ठीक है, अब 15 तीलियों, अगर 15 तीलियां हैं तो कितने अंश का कोण बनाएगा वो पता लगाना है। यदि क्रमागत तीलियों में प्रत्येक युग्म के बीच का 40 अंश का कोण है तो आवश्यक तीलियों की संख्या बताइए, है ना। तो 2 सवाल और हैं, इसी में 2 सवाल और बनेंगे जो कि क्या क्या हैं। एक तो पूछ रहा है कि 15 तीलियां हैं तो कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो इसको y मान लो। और एक बोल रहा है कि 40 अंश का कोण है तो कितनी तीलियां होंगी। ठीक है, तो करते हैं सवाल हल। तो सवाल के अनुसार हमको पता है कि यह कैसा है, प्रतिलोम अनुपात है ना। कैसा है, प्रतिलोम अनुपात है। अब जब प्रतिलोम अनुपात है तो क्या होगा, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पहला वाला कि तीलियों की संख्या कितनी है,
तीलियों की संख्या 8 है, तब क्या लगेगा सूत्र? x1 y1 बराबर है, ये कौन सा है, x3 x4 x5 x6 और x7। ठीक है, तो क्या हो गया x3 y3। ठीक है, तो यहाँ से x1 का मान कितना निकला हमारा? x1 का मान है 4 और y1 का मान है 90। ठीक है, और x3 का मान कितना है 8 और y3 का पता नहीं है, तो y3 ही रख लो। y3 के साथ 8 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 4 गुणे 90 बटे में 8। ठीक है, बराबर कितना y3। तो 8 से ये 4 से 8 कट गया 2 बार में, और 90 का आधा कितना होगा 45। तो कितने अंश का कोण बना? 45 अंश का, है ना। तो 8 तीलियां होने पे कितने अंश का कोण बनेगा? 45 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, अब यहीं पे दूसरा सवाल देख लेते हैं कि जब तीलियों की संख्या 10 है, तो क्या हो जाएगा? x1 y1 बराबर x4 y4। ठीक है, तो यहाँ से फिर वही हो जाएगा क्या, 4 गुणे 90 बराबर x4 का मान कितना है 10 गुणे y4। ठीक है, अब y4 के साथ ये 10 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 4 गुणे 90 बटे में 10 बराबर y4। ठीक है, तो ये शून्य से ये शून्य कट गया, तो कितना बचा? y4 का मान कितना आया? और चौको 36, तो y4 का मान कितना आया? 36। ठीक है, अब यहीं पे तीसरा सवाल कर लेते हैं कि जब तीलियों का मान 12 है, ठीक है, तब क्या होगा? x1 y1 बराबर x5 y5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणे 90 बराबर x5 का मान 12 गुणे y5। अब 12 गुणे में ही इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, 90 बटे 12 बराबर y5। तो यहाँ से ये कटा 3 बार में और ये कटा 3 बार में, तो y5 का मान कितना आया? 30 अंश, है ना। मतलब 12 तीलियों में कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का कोण बनेगा, है ना। तो पहला सवाल क्या बोल रहा था? क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात है? हाँ। क्या है इसका उत्तर? हाँ है ना। फिर दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि 15 तीलियों वाले एक पहिए में क्रमागत तीलियों का किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? इस बार तीलियों की संख्या कितनी है? इस बार तीलियों की संख्या कितनी है? तीलियों की संख्या 15 है ना। तो क्या सूत्र लगेगा भाई? x1 y1 बराबर x6 y6। ठीक है, ये क्या था? 4 गुणे 90 बराबर x6 का मान 15 है और y6। ठीक है,
ये 15 y6 के साथ गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, है ना। तो ये 15 से ये 90 कटा कितनी बार में, 15 दूनी 30, 15 तेई 45, 15 चौको 60, 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90, ठीक है, 6 बार में। तो यहाँ से y6 का मान कितना आ गया, 4 चंग 24 अंश, ठीक है। तो y6 का मान कितना है, 24 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा सवाल था, क्या बोल रहा है, यदि क्रमागत तीलियों में प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश है तो आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कोण का मान कितना दिया हो इस बार, 40 अंश, ठीक है। तो फिर से वही सूत्र लगेगा, x1 y1 बराबर x7 y7, ठीक है। इस बार y का मान दिया हुआ है ना, तो ये तो 4 गुणे 90 बराबर x7 गुणे, इस बार ये दिया हो ना y7 का मान, तो कितना दिया हो, 40 अंश। अब ये 40 x7 के साथ गुणे में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में भाग हो जाएगा, तो 4 गुणे 90 बटे में 40, ठीक है, बराबर x7। तो ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा, x7 का कितना आ गया, 9। तो मतलब तीलियों की संख्या कितनी है, 9। कितनी तीलियां हैं, 9 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं, 9 तीलियां हैं, जो 40 अंश का कोण बनाती हैं, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 4 में, यदि किसी डिब्बे को मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए, प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं, यदि बच्चों की संख्या 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। तो सबसे पहले सारणी बना लेते हैं कि क्या होगा, बच्चों की संख्या, ठीक है, और नीचे क्या होगा, मिठाई की संख्या, ठीक है। तो बच्चों की संख्या पहले कितनी थी, 24, तो कितनी मिठाई मिल रही थी, 5 मिठाई मिल रही थी, ठीक है। अब बच्चों में 4 की कमी होगी, मतलब 24 में 4 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो अब कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, इसको मान लो y। तो अब हमको पता है कि अगर बच्चे बढ़ेंगे तो क्या होगा, बच्चे अगर बढ़ेंगे तो मिठाइयाँ क्या हो जाएंगी, कम कम मिलेंगी लोगों को, और अगर बच्चे घटेंगे तो मिठाइयाँ ज़्यादा मिलेगी लोगों को, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है ना। तो सवाल के अनुसार यह कैसा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है, ठीक है। तो सूत्र क्या है इसका, x1 y1 बराबर है x2 y2 के, ठीक है। तो x1 का मान कितना है, 24, y1 का मान कितना है, 5, x2 का मान कितना है, 20, और y2 का मान कितना है, y, ठीक है। y के साथ 20 गुणे में लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो 24 गुणे 5 बटे में 20 बराबर y। तो यहाँ से क्या मान निकला y का, ये 5 से ये 20 कटा कितनी बार में, 4 बार में, और ये 4 से ये 24 कटा 6 बार में, तो y का मान कितना आ गया, 6, है ना। तो कितनी मिठाई मिलेंगी बच्चों को, 6 मिठाइयाँ मिलेंगी, है ना। तो लास्ट में एक लाइन लिख लेते हैं, अतः प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेंगी, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 5 में, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है, यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ, पशुओं की संख्या दी हुई है और
जो है दिन दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं कि पशुओं की संख्या और दूसरा दिन। ठीक है, तो पहले पशुओं की संख्या कितनी थी 20, तो कितने दिन भोजन चलेगा 6 दिन। अब जो है पशु कितने बढ़ जा रहे हैं 10 और बढ़ रहे हैं, तो 20 में 10 और बढ़ गए तो कितना हो गया 30। अब कितने दिन चलेगा पता नहीं, तो उसको y मान लो। अब सीधी सी बात है, अगर कम पशु रहेंगे तो ज़्यादा दिन खाना चलेगा, अब ज़्यादा पशु हैं तो कम दिन खाना चलेगा। मतलब ये कैसा अनुपात दिख रहा है हमको, प्रतिलोम अनुपात दिख रहा है। ठीक है, तो सवाल के अनुसार ये क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। तो क्या होगा, x1 y1 बराबर है x2 y2 के, है ना। सूत्र यही होता है प्रतिलोम अनुपात का। अब x1 का मान कितना है 20, y1 का 6, x2 का मान कितना है 30 और y2 का कितना है y। अब ये 30 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 20 गुणे 6 बटे में 30 बराबर y। तो ये शून्य से ये शून्य कट गया, 3 से ये 6 कटा 2 बार में, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 4। तो क्या लिखेंगे, कितने दिन भोजन चलेगा, केवल 4 दिन चलेगा, अतः यह भोजन 4 दिन पर्याप्त रहेगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 6 में। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने को कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पे 4 व्यक्ति को इस काम पर लगाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो दिन दिए हुए हैं और व्यक्ति दिया हुआ है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है, व्यक्ति की संख्या और क्या दिया हुआ है, दिन दिए हुए हैं ना। सारणी में यही दो चीज़ें बनेंगी। तो पहले व्यक्ति कितने थे 3 थे, तो कितना दिन लग रहा था 4 दिन। अब कितने व्यक्ति हो गए 4 दिन, अब कितने व्यक्ति हो गए 4, तो कितने दिन लगेंगे पता नहीं, तो उसको y मान लो। अब देख रहे हो, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम आदमी बढ़ा दें तो वह कार्य का समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो ऐसा अनुपात क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात होता है। तो सवाल के अनुसार ये कैसा अनुपात है, यह प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, यह प्रतिलोम अनुपात है। तो क्या होगा इसका सूत्र, x1 y1 बराबर है x2 y2 के। अब x1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 4। ठीक है, x2 का मान कितना है 4 और y2 का पता नहीं, तो y मान लो। ठीक है, अब ये 4 इधर गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 3 गुणे 4 बटे में 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से y का मान पर 3 बचा, है ना। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 3 दिन में पूरा हो जाएगा। अतः 4 व्यक्ति इस कार्य को 3 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 दिन में पूरा करेंगे। अब है सवाल नंबर 7। बोतलों के एक बैच को 25 बॉक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इस बैच की बोतलें को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हों, तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, जो है बक्से दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है, बोतलें दी हुई हैं, है ना। तो दो चीज़ें पता हमको,
प्रत्येक बॉक्स में बोतलें की संख्या और नीचे क्या होगा, बॉक्स की संख्या। प्रत्येक बॉक्स में बोतलों की संख्या और बॉक्स की संख्या। तो पहले में क्या है, जब बोतलें कितनी रखी जा रही हैं 12, तो बॉक्स कितने थे 25। ठीक है, अब बोतलें कितनी रखी जा रही हैं तो 20, तो बॉक्स कितने होंगे y, क्योंकि हमको पता नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर बोतलें कम भरी जा रही हैं तो बॉक्स ज़्यादा लग रहा है ना, और जब ज़्यादा बोतलें भरी जाएंगी तो बॉक्स क्या लगेंगे, कम लगेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक राशि के बढ़ने पे दूसरी क्या हो रही है, घट रही है, और दूसरी के बढ़ने पे पहली क्या हो रही है, घट रही है। तो क्या होगा, इससे हमको क्या पता लगता है, सवाल के अनुसार यह क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, तो सूत्र क्या है, x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक है, तो x1 का मान कितना है 12, y1 का मान कितना है 25। ठीक है, x2 का मान कितना है 20 और y2 का मान कितना है y। ये 20 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 12 गुणे 25 बटे में 20 बराबर y। तो ये कटा 25 और ये 5 चौको 20, ये 4 से कटा 3 बार, 4 3 12। ठीक है, और y का मान कितना आ गया, यहाँ से y का मान आ गया 5 3 15। तो कितने बॉक्स लगेंगे, 15 बॉक्स लगेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, अतः ठीक है, अतः प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हों तो 15 बॉक्स भरे जाएंगे। ठीक है, कितने बॉक्स भरे जाएंगे, 15। अब आते हैं सवाल नंबर 8 पे। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तु 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी, है ना। तो क्या क्या दिए हुए है, दिन दिए हुए हैं और मशीनों की आवश्यकता दी हुई है, मतलब मशीनों की संख्या दी हुई है। तो लिख लेते हैं, मशीनों की संख्या और क्या दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है ना। तो मशीन 42 मशीन थी तो 63 दिन लग रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे अब कितने दिन है, 54 दिन है, तो कितनी मशीनें लगेंगी, मान लो x मशीनें लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, अगर मशीनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, समय कम हो जाएगा, है ना। और समय ज़्यादा हो रहा है मतलब मशीनों की संख्या कम है, तो एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम है। तो इस सवाल के अनुसार क्या हो रहा है, यह प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है ना। कैसा है, प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, तो क्या सूत्र लगेगा यहाँ पे, x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक है, अब x1 का मान कितना है 42 और x2 का मान कितना है 63। x2 का मान कितना है 63 बराबर x2 का मान है x और y2 का मान कितना है 54। अब ये 54 गुणे में है x के साथ, इधर आके लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 42 गुणे 63 बटे 54 बराबर x। ठीक है, तो काटते हैं, कैसे कटेगा, तो ये किससे कटेगा, 6 सत्ते 42। ठीक है, और 6 नहीं है 54। ठीक है, 9 सत्ते 63। ठीक है, तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आया, x बराबर 7 सता 49। ठीक है, तो कितनी मशीनों की संख्या होगी, 49 मशीनें होंगी। कितने मशीनें होंगी,
49 मशीनें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक नीचे एक लाइन लिख लेते हैं, अतः 54 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 9 में। एक कार एक स्थान तक पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे का समय लेती है। अगर यह कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कितना समय लेगी? तो क्या क्या दिया हुआ है? कार की चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है? चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है। ठीक है, समय किस में चल रहा है? घंटे में। ठीक है, घंटे में है, और चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक है, तो यहाँ से जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी तो 2 घंटे लिए थे। ठीक है, अगर 80 से चलेगी तो कितना लेगा पता नहीं है, तो y मान लो। अब सीधी सी बात है, सवाल के अनुसार हमको पता चल रहा है कि अगर ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे तो कम समय लगेगा, और मतलब अगर हम स्पीड क्या रहे, स्पीड ज़्यादा रहे तो समय कम लगता है ना। मतलब एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो रही है? घट रही है। मतलब ये कैसा अनुपात है? यह प्रतिलोम अनुपात है। कैसा है? प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? x1 y1 बराबर है x2 y2 के। तो x1 का मान कितना है? 60, y1 का मान कितना है? 2, x2 का मान कितना है? 80, और y2 का मान कितना है? y। अभी 80 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। तो करो 60 गुणे 2 और ये बटे में 80 बराबर y। अब ये शून्य से शून्य कट गया, और इस 2 से 8 कटा 4 बार में, और ये 3 और ये 4 कट गए, ये 3 और ये 2 बार। मतलब यहाँ से y का मान कितना निकला? 1.5 घंटे। ठीक है, मतलब अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उसको कितना समय लगेगा? 1.5 घंटे, है ना। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, अतः लगेंगे। ठीक है, अतः 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को 1.5 घंटे लगेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं सवाल नंबर 10 पे। 2 व्यक्ति एक घर के लिए नई खिड़की 3 दिन में लगा सकते हैं। तो पहला है, कार प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह कार 3 दिन में पूरा हो पाएगा। दूसरा है, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? व्यक्तियों की संख्या दी हुई है। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या दी हुई है, और क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है ना। दिन दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले क्या है? 2 व्यक्ति थे, 3 दिन में लग रही थी खिड़कियाँ। अब जो है पहले के लिए क्या है यहाँ पे कि कार प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब ये कार कितने दिन में पूरा होगा? 2 व्यक्ति पहले थे। ठीक है, अब एक बीमार हो गया तो एक ही काम करेगा। ठीक है, तो कितने दिन काम करेगा पता नहीं, तो इसको y मान लो। अब यहाँ पे दूसरा क्या है? एक ही दिन में खिड़कियाँ लगवाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? तो दिन क्या है इस बार? 1 है। ठीक है, व्यक्ति कितने हैं पता नहीं, तो उसको x मान लो। ठीक है, तो अब सवाल के अनुसार क्या पता चल रहा है यहाँ से हमको कि कोई की कार है, अगर उसमें व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दो तो कार जल्दी हो जाएगा, है ना, और मतलब कार में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक राशि के बढ़ने पे दूसरी क्या हो रही है? घट रही है। तो मतलब ये क्या है? यह प्रतिलोम अनुपात है। कैसा है ये? प्रतिलोम अनुपात है।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से x1 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 1 और y2 का मान कितना है y। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 3 दूनी 6 और ये 1 बटे में आ जाएगा, है ना, क्योंकि y के साथ गुणे में है। तो यहाँ से y का मान कितना निकला, y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 6 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब एक व्यक्ति कितने दिन में कार्य पूरा कर पाएगा, 6 दिन में, है ना। तो यह हो गया पहले का उत्तर। मतलब यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, अतः एक व्यक्ति 6 दिन में खिड़कियाँ लगाएगा। ठीक है ना। अब यहीं पे इसका दूसरा सवाल क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ये प्रतिलोम समानुपात है, यहाँ पे भी क्या है, यह प्रतिलोम अनुपात है। कैसा है, प्रतिलोम अनुपात है। तो इस बार सूत्र क्या लग जाएगा, x1 y1 बराबर x3 y3। ठीक है, क्योंकि अब हम दूसरा सवाल कर रहे हैं, तो पहले वाले में हमने x2 y2 मान लिया था, है ना, उसके मान को। अब इसके लिए हम x3 y3 मान लेंगे। तो यहाँ पे x1 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना है 3। ठीक है, अब यहाँ पे x3 का मान कितना है पता नहीं, तो x मान लो, और y3 का मान कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, x का 1 से गुणा हुआ तो x ही रहेगा, 3 का 2 से गुणा हो गया तो 6 आ गया, है ना। तो यहाँ से क्या निकला, x बराबर कितना निकला 6। मतलब एक दिन में कार्य करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो लास्ट में एक लाइन लिख लेते हैं, अतः एक दिन में खिड़कियाँ लगाने के लिए 6 व्यक्ति लगेंगे। कितने व्यक्ति लगेंगे, 6 व्यक्ति लगेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं सवाल नंबर 11 में। किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। यह कल्पना करते हुए स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है। यदि स्कूल के बराबर अवधि के 9 कालांश हों तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कालांश की संख्या, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, कालांश का समय। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, कालांश की संख्या 8 थी तो 45 मिनट का एक कालांश था। ठीक है ना। अब यहाँ पे कालांश अगर 9 हो गए तो कितने मिनट लगेंगे, मान लो y मिनट लगेंगे। ठीक है, तो जब कालांश कम थे तो समय ज़्यादा था, अब कालांश ज़्यादा होंगे तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ से पता क्या चल रहा है कि यह प्रतिलोम अनुपात है। यह प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, तो सूत्र क्या हो गया, x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से x1 का मान 8 है, y1 का मान 45 है, x2 का मान 9 है और y2 का मान y है। अब ये 9 y के साथ गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 8 गुणे 45 बटे में 9 बराबर y। तो 9 से ये 45 कटा, 9 पन्ना 45 और 8 पंचे 40। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया
40। ठीक है, तो y का मान कितना है 40, मतलब 9 कालांश होने पे जो समय है वो कितना हो जाता है 40 मिनट हो जाता है। तो लास्ट में एक लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, अतः यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हों तो प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी प्रश्नावली 11.2 समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।